ক্যামেরা ম্যামেরা ভাঙিয়ে দিব এবারে তোমরা বলে দিচ্ছে মিডিয়া সেল বড় হয়েছে झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के बैनर तले मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित इसको बैठने बोलिए बीच में सुनिए ना आप उपस्थित इधर हो रहा है इन लोग को दिक्कत हो रहा है हम लोग को भी दिक्कत पुरुलिया जिला समेत जंगल महान प्रांत के सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों सदस्यों साथियों आज के इस कार्यक्रम में दूर दराज तथा सुदूर क्षेत्रों से चलकर आए हुए अभिभावकों नौजवानों माताओं बहनों आप सभी को जोहार नमस्कार। साथ ही साथ चूंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात पुरुलिया पुलिस के तमाम पदाधिकारियों और सिपाहियों आप सभी को जोहार नमस्कार। और विशेषकर इस बाजार में जितने भी दुकानदार बंधु हैं जिनके कानों तक हमारी आवाज जा रही है उनको भी मेरा नमस्कार जोहार। और साथ ही साथ क्योंकि आज तक कभी जब भी इधर हो तो आज के जो तो हमारे कार्यक्रम झारखंड राज्य हमारे कार्यक्रम सामने चले जाओ मीडिया सेल बोर्ड हमारे कार्यक्रम खुला मैदान है ग्राउंड है। आज के प्रथम बार আমি এই শহরের মধ্যে আসছে তো আমিও মানে কি এই শহরের মধ্যে মানে यार কি আইডেন্টি কার্ড দিয়ে দিয়েছেন নাকি জেল থেকে মিডিয়া সেল बोर्ड কিন্তু আজকে সেই জন্য আমি খেদ প্রকাশ করতে যাই কি আমাদের জন্য আপনার কাজ আপনার ব্যাপার একটা ঘন্টা দুটা ঘন্টার মতো ডিস্টার্ব হবে সেই জন্য আমি খেদ প্রকাশ করতে যাই কি আমাদের এইটা কার্যক্রম নাই এটা তো আপনার তো মেন্টালিটি আছে সবাই বলছে কি ভাই যদি পুরুলিয়া এন্ট্রি করে দেখ করতে अच्छा ना हेलमेटটাই হেলমেট করতে ওই হেলমেটটাই कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है पुरुलिया में तो टैक्सी स्टैंड में अपना कार्यक्रम करती है बाकी हमारा जो अंदाज है आप भी जानते हैं जंगलों में पहाड़ों में खेतों खलिहानों में ग्राउंड में मेरा मीटिंग होता है और सभा में नहीं हम तो स्कॉर्पियो के छत में अपना मीटिंग का भाषण देते हैं। तो इसलिए जितने भी दुकानदार बंधु हैं 2-3 घंटा के लिए आपका अगर काम व्यापार डिस्टर्ब होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि मेरा कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है। लेकिन भाई ये आपके पुरुलिया का ही धारणा है कि यदि आपको राजनीति करना है तो शहर में भी थोड़ा आना होगा इसीलिए हम शहर में आए हैं। बाकी हम गाँव वाले हैं हमको पहाड़ों में मीटिंग करना पसंद होता है। तो भाई थोड़ा सा खेत पर चलेंगे जितने भी हमारे दुकानदार बच्चों लोग अपना काम काज कर रहे हैं थोड़ा बच्चे काल के तो आज मैं मानता हूँ कि पश्चिम बंगाल पुरुलिया जो है चाहे पुरुलिया रहे बांकुड़ा रहे झारग्राम रहे या मेदिनीपुर रहे ये जिले संवैधानिक रूप से ये जिले कानूनी रूप से बेशक पश्चिम बंगाल का हिस्सा है लेकिन अगर संस्कृति की बात करें सामाजिक बात करें भावनाओं की बात करें तो आज भी ये जिले झारखंड का हिस्सा है। और एक झारखंडी बेटा होने के नाते जिस प्रकार से मैं आवाज छोटा नागपुर पठार में बसने वाले लोगों के लिए उठाता हूँ जो आवाज मैं कोयलांचल के लोगों के लिए उठाता हूँ जो लड़ाई में कोयलांचल छोटा नागपुर समेत झारखंड के हिस्सों के लिए लड़ता हूँ वही आवाज वही संघर्ष मेरा जंगल महल के लोगों के लिए भी रहेगा क्योंकि आप भले संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से आप बंगाल का हिस्सा है लेकिन भावनात्मक रूप से सांस्कृतिक रूप से आज भी आप वही ग्रेटर झारखंड का पार्ट है जिसके लिए आपने भी लड़ाई लड़ा था और हमारे पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ा था। और ऐसे भी आपकी सबाई लगे प्राचीन नाम की प्राचीन नाम मानभूम प्राचीन मानभूम बोले ना तो मानभूम माने की पुरुलिया धनबाद और बोकारो हम लोग सुनते हैं ना कि कुंभ का मेला में भाई लोग बिछड़ गया था कि सरकार ये नियम कानून हम लोग को बिछड़ाया था। ये मानभूम जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसका एक गौरवशाली परंपरा रहा है भारत देश की आजादी से लेकर
की लड़ाई तक जिस मानभूमि का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी मानभूमि का अंग हम भी हैं, जिस मानभूमि को आज आप पुरुलिया कहते हैं और हम धनबाद कहते हैं। तो हम आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो आपकी पहचान है, जो आपकी परंपराएं हैं, जो आपकी संस्कृति है, वही पहचान, वही परंपरा हमारी भी है। तो इसलिए प्रथम जिनिस है कि আমরা সবাই একটা মায়ের ছেলে, আমরা ভিন্ন মানুষের ছেলে নাই, আমরা ভিন্ন মায়ের ছেলে নাই, আমরা মানভূমের মাটির মানুষ বটে। তো যেভাবে আপনি মানভূমের মানুষ সেভাবে আমিও মানভূমের মানুষ। इसलिए आज आपके इस कार्यक्रम स्थल से मैं आपको स्पष्ट कहने के लिए आया हूं कि आज जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में हम लोगों ने एक शुरुआत किया, आज वही शुरुआत पश्चिम बंगाल जिसमें विशेषकर जंगल महल का जो इलाका आता है, हम वहां करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सबों का आशीर्वाद, आप सबों का मार्गदर्शन अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होगा। आज के समय अपनी सबाई जाने कि हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा एक नूतन पॉलिटिकल पार्टी बटे और हमारे काज এই ঝাড়খণ্ডের প্রান্তে কিভাবে আছে, কি রকম আমরা কাজ করে এখানে আপনি সবাই জানেন। যদি আমাদের কাজ ভালো আপনাকে ভালো লাগে, আপনি যদি ভালো বুঝে আমাদের কার্যশৈলী, তো আপনার আশীর্বাদ আমরা সবাই চাই। সেই জন্য আমরা এই ঝাড়খণ্ডের মাটি, এইখানে বাঙ্গালের মাটি, বিশেষ করে এই পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া আমরা আসে আপনার আশীর্বাদ দিলে। तो अब आप सबों को यह तय करना है कि क्या जो आवाज कई दशकों पहले परिस्थितियों के कारण, राजनीतिक दांव के कारण दबा दी गई थी, क्या उस आवाज को एक बार फिर से जंगल महल की वादियों में गूंजना चाहिए कि नहीं? मैं मानता हूँ, मैं यह भी मानता हूँ कि 25 साल बीत चुके हैं। 25 साल पहले हमें झारखंड राज्य अलग मिला। मैं बार बार कहता हूं कि झारखंड मिलने के बाद झारखंड के लोगों को तसल्ली मिला कि भौगोलिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से एक अलग झारखंड राज्य मिला। झारखंड के लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा की जनमानस को आज ये तसल्ली है कि उन्हें झारखंड राज्य मिला। लेकिन मुझे लगता है, मेरा मानना है कि आज भी पश्चिम बंगाल के हिस्सों में जो 4-5 जिले हमारे छूट गए, उन्हें मलाल होता होगा कि हम झारखंड का पार्ट नहीं बन पाए। निश्चय ही मलाल होता होगा, क्योंकि झारखंड राज्य की अलग लड़ाई में जो योगदान कोल्हान ने दिया था, जब हम कोल्हान कहते हैं तो कोल्हान का मतलब सिंहभूम, कोल्हान का मतलब सिंहभूम से। जब कोलांचल हम कहते हैं तो कोलांचल का मतलब आधा मानभूम से। यानी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो योगदान कोलांचल का रहा, जो योगदान सिंहभूम का रहा, वही योगदान, उसी अनुपात में योगदान जंगल महल का भी था। जो शहादत सिंहभूम ने दिया था, जो शहादत कोलांचल ने दिया था, उसी अनुपात में शहादत जंगल महल ने भी दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें तसल्ली मिला कि हमारे पूर्वजों ने अगर लहू बहाया तो हमें झारखंड मिला। लेकिन आज जंगल महल के लोगों को मलाल होता है कि लहू तो हमारे पूर्वजों ने भी बहाया था, लहू तो जंगल महल की वादियों ने भी बहाया था बेहतर झारखंड का पार्ट बनने के लिए, लेकिन आज उन्हें नसीब नहीं हो पाया। तो इसलिए आज वर्तमान की जो सरकार, जो तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में और फुटबॉल की मशहूर, भले खेलती नहीं है लेकिन बार बार बोलती है खेला हमें, ममता दीदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्हें अब जंगल महल की वादियों से आवाज की गूंज होगी और उन्हें जानने की आवश्यकता होगी कि आज जंगल महल जो कभी झारखंड बनने का हिस्सा ख्वाब देखा करता था, आज
वो जंगल महान आपसे हाथ मिलाकर आपके दशकों के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करेगा कि आपने जो कार्य कलकत्ता के लिए किया, आपने जो कार्य कालीघाट के लिए किया, आपने जो कार्य हावड़ा हुगली के लिए किया, क्या आपने वो कार्य पुरुलिया के लिए किया है? ये सवाल जंगल महल के लोग करेंगे, ये सवाल पुरुलिया के लोग करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको हमने 10 दिन नहीं 10 साल से ज्यादा का समय दिया यहाँ के लोगों ने। आज यहाँ का नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं जरूर सवाल करेंगी और आपसे पूछेंगी, आंख से आंख मिलाकर पूछेंगी, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता ये सवाल पूछेगी कि आपने अपने महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए जो काम किया, क्या वो पुरुलिया के लिए किया कि नहीं? अगर किया है तो पुरुलिया के तमाम सरकारी कॉलेजों का औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता है। उनमें कितने विद्यार्थी पुरुलिया के हैं और कितने विद्यार्थी पुरुलिया के बाहर अन्य जिलों के हैं। यदि आपने पुरुलिया के लिए, इन क्षेत्रों के लिए कार्य किया है तो आज फौरन औचक निरीक्षण करने की जरूरत है। यहाँ के अभ्यर्थियों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को आपने कितना नामांकन करवाया है और बाकी का कितना हुआ है। देखिए, एक बार बस पर जाइए, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई देश हो, सब समान नहीं होते हैं। पुरुलिया एक ग्रामीण परिवेश में अब जीवन यापन करने वाला क्षेत्र है। हम कलकत्ता और पुरुलिया की तुलना नहीं कर सकते हैं। कलकत्ता में 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में करोड़ों की आबादी बसती है। बसती है कि नहीं बसती है? पुरुलिया में हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल होगा, लेकिन वहां लाखों की आबादी है। तो हम पुरुलिया और कलकत्ता की तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पुरुलिया ग्रामीण परिवेश को जीता है, पुरुलिया खेत खलिहान को जीता है, पुरुलिया धान को जीता है, पुरुलिया गांव की परंपरा को जीता है। तो इसलिए आज इस क्षेत्र में बसाव करने वाले वे लोग जो कालखंड से एक लंबी लड़ाई, वो लड़ाई महाजनी प्रथा के खिलाफ थी, वो लड़ाई शोषण के खिलाफ थी, वो लड़ाई पुलिसिया दमन के खिलाफ थी। जिस लड़ाई को यहाँ के लोगों ने लड़ा था, उस लड़ाई का परिणाम तो इन्हें नहीं मिला, लेकिन इन्होंने संतोष किया बंगाल का हिस्सा बनकर। तो आज दीदी को इसका जवाब देना होगा, बिल्कुल देना होगा, और नहीं इस बार जंगल महल की बातियों से एक आवाज आएगा और इस आवाज से पूरा बंगाल मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, केवल अपने पूंजीपति मित्रों का उन्होंने घर चलाने का काम किया है। आज दीदी बोले, मोदी के बोले कि अपनी पूंजीपति मानो, पॉलिटिकल पार्टी बोले अपना असंगी पूंजीपति बोले, लेकिन अपनी सुबह कई बंगाल में धोती सारा चीट फंड घोटाला हुआ है, उसका जांच भी करवाने की आवश्यकता होती है। नारा टेस्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है इसी बंगाल की धरती में। आज दीदी ठहाका मार के कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपने बंगाल में देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब नारा टेस्टिंग ऑपरेशन होता है उसमें तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता पाए जाते हैं और उन फाइलों को बंद कर दिया जाता है, तब चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। किससे छुपा है? जिस प्रकार देश में सहारा का स्कीम सामने आता है, गरीब लोगों ने अपने पसीने से कमाई हुई, अपने पसीने से पाई कमाकर सहारा में पैसा जमा किया था। आज जो स्थिति सहारा का हुआ है वही बंगाल में शारदा घोटाला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कम लागत लगाकर उचित ब्याज और उचित प्रॉफिट की लाभ देकर जो गरीब जनता का, भोली भाली जनता का पैसा कलेक्ट किया गया। और आज उन कंपनियों का क्या हुआ? आज उन पे कार्रवाई का क्या हुआ? आज जिन लोगों ने निवेश किया था, वो निवेश करने वाले लोग आज आत्महत्या करने लगे हैं, उनकी पीड़ा का क्या हुआ? ये सवाल तो वाजिब है और ये सवाल पूछना होगा। क्या बोल रहे हैं बंगाल वासियों?
शारदा चिट फंड घोटाला हो गया, स्टैंड लिख देना इसमें कसूर आपका नहीं है। आज देश की राजनीति ने जनता के स्तर को इतना कम कर दिया है। वो अपने दिनचर्या के जीवन में, वो अपने दैनिक जीवन में फंसकर उलझ कर रह जाते हैं कि उन्हें इतने बड़े घोटाले बहुत कम समय में भुला दिए जाते हैं। आज उनके पास समय कहाँ रहा कि इन विषयों को बात कर पाए, इन विषयों को वो याद कर पाए, उनके पास समय कहाँ है। आज दैनिक जीवन में इतने मशगूल हो गए हैं जनता, अब करे भी तो क्या करें कि साधु संत सन्यासी है नहीं, घर परिवार चलाने वाले लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए जीना पड़ता है, उनके लिए करना पड़ता है, इसलिए घोटालों को भी भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये आगा छे समय खत्म हो जाता है तो समय के साथ वो चिंगारी बन के वापस भी आता है। और इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे या तृणमूल कांग्रेस रहे, मुझे लगता है बंगाल की जनता को, विशेषकर जनरल पुरलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, मेदिनीपुर, वहां की जनमानस को उनसे सवाल भी करना होगा और उनसे हिसाब भी मांगना होगा। क्योंकि अगर राज्य में जोड़ा फूल की सरकार है तो केंद्र में कमल फूल की सरकार है। की जरा जोड़ा फूल ना, जोड़ा फूल की जोड़ा पाप, घास फूल। राज्य में अगर घास फूल की सरकार है तो केंद्र में कमल फूल की सरकार है, और बंगाल की लोगों ने दोनों सरकार को बनाया है। राज्य की सरकार को लगभग 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीट दिया है ना, कतो 200, और केंद्र की भी सरकार को लगभग 42, कितना सांसद आपके यहाँ 42, 17 दिए ना 17, जिनमें यहां से कौन है ज्योतिर्मय महतो, यानी आपने दिल्ली की सरकार को भी 17 MP भेजे हैं। किस लिए? फोटो खिंचाने के लिए? ये मोदी जी के भाषण मानेंगे तो खाली टेबल ठोकने के लिए क्या है मोदी जी? यहाँ के मुद्दों को ले जाने के लिए, यहाँ की समस्याओं को ले जाने के लिए। आप देखिए, मैं बंगाल की तमाम जनता से कहूंगा, आप झारखंड विधानसभा का डिबेट, झारखंड विधानसभा का डिस्कशन देखिए। जब जयराम महतो खड़ा होता है तो कभी दल की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दों की बात करते हैं। हमने 4 सेशन में भाग लिया है, अब चारों सेशन में किसी भी कार्यक्रम को मेरा जाके देखिए झारखंड विधानसभा के टीवी से निकाल कर, हमने ना कभी इधर उधर की बात नहीं किया है, हमने सीधा झारखंड के मुद्दों की बात को किया। तो आज केंद्र को भी हमने, बंगाल के लोगों ने 17 MP दिया है, तो कह दिया है भाई, कह दिया है नहीं। हमारे धनबाद बोकारो वाले कोयला का कमीशन लेते हैं, इधर वाले बालू का कमीशन लेते हैं क्या? बंगाल में कोयला नहीं है, कोयला सब झारखंड वाले हम लोग ले गए, धनबाद बोकारो वाले कोयला ले गए। इसलिए आप लोग को बोले थे कि अलग नहीं होना है, आप लोग अलग हो गए, हम क्या करें? तो क्या जिस प्रकार हमारे धनबाद के लीडर्स कोयला पे कमीशन लेते हैं, क्या बंगाल वाले केवल बालू में कमीशन लेने के लिए हस्तचयन होकर गए हैं? और नहीं गए हैं तो जनता के मुद्दे कहां हैं? केंद्र की सरकार को भी इसका जवाब देना होगा, और राज्य की भी सरकार को, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता। बोले इधर हो ना तू इधर से कोथा गल एम्बुलेंस को थोड़ा बढ़िया से रास्ता दे दीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए आज जो उलगुलान झारखंड की धरती से आया है, जो उलगुलान झारखंड की धरती से वहां के नौजवान निकल आए हैं, उसका परस्पर सहयोग कहीं न कहीं बंगाल की धरती से मिल रहा है। और निश्चय ही आने वाले दिनों में हमारे बंगाल के जंगल महल के, पुरुलिया के लोगों के जो समस्याएं होंगी उन पर उसी आवाज के साथ, उसी बुलंदी के साथ, उसी मजबूती के साथ हम लड़ते हुए दिखेंगे जिस मजबूती के साथ हम उजागर करने लगते हैं।
आज झारखंड में आंदोलन का दूसरा नाम जेएलएम है। थोड़ी पता है। किसी को कुछ होता है तो उन्हें पहले जेएलएम को याद करते हैं, वो भले सरकार की पार्टी के क्यों ना रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है अगर संघर्ष के लिए कोई आगे कदम बढ़ाएगा तो जेएलएम के लोग बढ़ाएंगे। इसलिए आज बंगाल पुरुलिया के टैक्सी स्टैंड से यहाँ के जनमानस को ये साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, जो तो এখানে এসেছে আপনি সবার আমি এইটাই গল্প করতে চাই কি এবার এই বঙ্গালের সমীকরণ, এই বঙ্গালের যে পরিস্থিতি আছে, এই যে রাজনৈতিক স্থিতি পরিস্থিতি, এই স্থিতিকে চেঞ্জ করবার দরকার আছে। কেন চেঞ্জ করবার দরকার আছে? দ্য পলিটিক্যাল, भारत एक पॉलिटिकल कंट्री है, यहाँ हर एक चीज राजनीति से रिलेटेड है, ये हर एक चीज राजनीति से प्रभावित है। और यदि हम राजनीति को नहीं समझेंगे, यदि हम राजनीति में अगर सुधार नहीं लाएंगे तो हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा। हम मानते हैं क्योंकि बंगाल एक कल्चरल आइडेंटिटी रखने वाला स्टेट है। हमारे जो लोग यहाँ पर हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, आज के दौर में बदलाव यदि कहीं से होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, धार्मिक मान्यता और आस्थाओं से संभव नहीं है। हम लोग हर एक धर्म, हर एक पंथ का आदर करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, क्योंकि विज्ञान के दौर में हम लोग कदम रखे हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ चलने वाले युवा हैं, तो सच बात कहते हैं। आज अगर बदलाव होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, कानूनों से होगा, कानूनों में संशोधन से होगा, विधेयकों से होगा। आस्थाओं से बदलाव अगर होता तो भारत से बड़ी आस्था दुनिया में कहीं है। भारत में जितने धार्मिक मान्यताएं हैं पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं। विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के पंथ हैं यहाँ पर, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन आप भी जानते हैं अगर बदलाव आस्थाओं की गलियों से होता तो योगी आदित्यनाथ एक मठ के साधु थे, राजनीति में नहीं लाते। ओवैसी साहब किसी मस्जिद का पादरी बनना या मौलवी बनना पसंद करते, राजनीति संसद में नहीं आते। धार्मिक मान्यताएं अच्छी हैं आपके अनुशासन के लिए, आपके जीवन दर्शन के लिए, आपके इतिहास के लिए, आपकी परंपराओं के लिए, आपकी मान्यताओं के लिए। लेकिन बदलाव अगर इस देश में आएगा, बदलाव अगर इस राज्य में आएगा तो राजनीतिक व्यवस्थाओं से आएगा, वैज्ञानिक सोच से आएगा। इसलिए राजनीतिक विषयों को जानने की आवश्यकता है, राजनीतिक विषयों को समझने की आवश्यकता है और उसमें शामिल होने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी, आज के नौजवान, आज की नौजुवतियां ये कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, আমি পলিটিক্সকে ভালোবাসা করে না। এটা আপনি বলে না আমি আপনাকে ভালোবাসেন, तो यार बोले कि पॉलिटिक्स के भालोबासा करे ना। तो भाई पॉलिटिक्स को अगर आप यहाँ नहीं मानेंगे तो फिर पॉलिटिक्स में कोई वे लोग आएंगे जो पॉलिटिक्स को खराब करेंगे। राजनीति हम लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति पसंद नहीं। तो अगर पढ़े लिखे नौजवान अगर राजनीति से भागेंगे, अगर वो यह करके सामना नहीं करेंगे कि मुझे राजनीति पसंद नहीं है, तो राजनीति में वे लोग आएंगे जो राजनीति को गंदा करेंगे। और आज किसी से नहीं छुपा है, आज किसी से नहीं छुपा है कि आज की परिस्थिति क्या है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज अगर आपसे पूछा जाए कि देश की 5 सबसे बड़ी समस्या चुनकर लाइए और उसमें से नंबर एक पर रखिए देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताइए आप देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इकोनॉमी का क्या? आप जितने लोग बैठे हैं, चाहे दुकानदार भाई हो, चाहे स्टूडियो वाले भैया हो, चाहे हमारे जो भी दुकानदार वाले भैया, टाउन होटल वाले भैया हो, चाहे श्याम ट्रक हाउस वाले भैया हो, चाहे जयश्री कलेक्शन वाले भैया हो, या जितने लोग आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस देश में जी रहे हैं, साधुओं को छोड़कर, सन्यासियों को छोड़कर, महात्माओं को छोड़कर, सभी लोग इकोनॉमी के लिए जी रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इसको मानिए।
यहाँ बैठा हर एक शख्स, ये जो बगल में वर्दी वाले पुलिस वाले भैया हैं, अगर इनको हम कहते हैं कि सरकार आपको वेतन नहीं देगी, ये ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे। इन दुकानों में जो भाई लोग झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, अगर मालिक कहते हैं कि आपको वेतन नहीं देंगे, वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। यानी एक आम व्यक्ति, चाहे आम व्यक्ति रहे चाहे खास व्यक्ति रहे, वो जीता है इकोनॉमी के लिए, और देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी का क्या पता। अब तो आंकड़े आपके सामने हैं कि हमारे देश के 1% अमीरों के पास इस देश की 50% पैसा है। सबसे बड़ी समस्या है आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक असमानता। यदि आर्थिक समानता होती तो आधी समस्या ऐसे समाप्त हो जाएगी। वो किनके कारण है? किनके कारण है? राजनेताओं के कारण। किनके कारण है? ब्यूरोक्रेट्स के कारण। यदि आज अडानी साहब अवैध रूप से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं तो अपने दम पर नहीं, राजनीतिक पार्टनर मोदी जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाली ब्यूरोक्रेट्स के कारण। आप दुनिया के उद्योगपतियों के बारे में जानिए कि उन्हें पैसा कैसे कमाया। मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको जानते हैं, दीदी भी जानती है उनको, क्योंकि मोबाइल में जो वीडियो इनका जाएगा वो फेसबुक में जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ जो लोग बैठे हैं वो किनको जानते हैं? मार्क जुकरबर्ग। क्या काम है उनका? वो अमीर है। किस कारण है? उन्होंने एक सर्च किया है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसका नाम है फेसबुक। लेकिन भारत में क्या करते हैं अडानी और अंबानी, चाहे कोई रहे, वो हमारे ही पैसा को बैंक से लेकर लोन लेके आते हैं। ना उनकी क्रिएटिविटी होती है, ना उनका दिमाग खर्च होता है, वो हमारा ही पैसा जो बैंक में है उसे लोन लेते हैं और अपने पॉलिटिकल मित्रों से पॉलिसी बनाते हैं और उन्हीं से हमारा जमीन भी लेते हैं। तो जब तक यहाँ का नौजवान ये समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं, कैसे देश बदलेगा? न भजन करने से देश बदलेगा, न इबादत करने से देश बदलेगा। जब नौजवान सोचेगा और नौजवान जब सवाल करेगा तब देश बदलेगा। बिल गेट्स अगर दुनिया में धनी है तो माइक्रोसॉफ्ट के कारण है, हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अडानी को अरावली का पहाड़ चाहिए ना। तो ये अंतर है दुनिया के बिजनेसमैन में और भारत के बिजनेसमैन में, ये अंतर है। वे लोग रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, वे लोग अपने माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, वे लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये लोग जनता का पैसा बैंक से लेते हैं और फिर जनता की जमीन भी लेते हैं। तो कैसे ये बदलेगा? ये तब बदलेगा जब जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन पे आप कंट्रोल करेंगे। बस कहने को है, बस कहने को है कि ये देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा है। केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम, केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम ये देश जनता के हाथों में होता है। उसके बाद जनता सड़कों में होती है और नेता महलों में होते हैं। उस व्यवस्था को बदलना होगा और ये व्यवस्था एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन बदलेगी। आज देखिए एक नया विधायक, एक नौजवान विधायक झारखंड में बना है और आज आपको मालूम होगा, आज आपको मालूम होगा, कई बार आपके पुरिया के लोग हमसे मिलने गए, पूछिए कि हमको ठीक से मिल पाए? नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए मालूम है? क्योंकि मेरा जन्म हुआ है धनबाद जिला में और हम जहां से विधायक बने वो गिरिडीह जिला है और हमने एक प्रतिज्ञा लिया है, मैंने एक शपथ लिया है कि मैं अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं कर दूंगा। देश ऐसे नहीं बनता है, भाषणों से नहीं बनता है, देश एक विचार से बनता है और वो विचार आपके अंदर तभी आएगा जब सच में आपके अंदर निष्ठा है। अपने लोगों को तकलीफ में रोते हुए देखकर आपके अंदर अगर सच में तकलीफ है तब देश बदलेगा। ये लोग भाषण देते हैं हम गरीबों का अच्छा करेंगे और पता चलता है जो पॉलिसियां बनाते हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों से पूछकर बनाते हैं। आज एक नया विधायक राजनीति में आया है, मेरा अपना घर इसलिए मेरे विधानसभा में नहीं है क्योंकि मेरा विधानसभा मेरा जिला में नहीं पड़ता। और हमने प्रतिज्ञा ली है, ईमानदारी से बोलिए, जिस दिन भारत के लगभग 4800 विधायक, भारत के लगभग 790 सांसद
अगर प्रतिज्ञा ले ले कि मेरा अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं होगा, सोचिए आधी समस्या का समाधान आधे महीनों में हो जाएगा। जिस दिन ये प्रतिज्ञा ले ले कि भाई मैं उस जिले में भी तो कोई लोग रहता होगा, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो गरीब होगा, ऑटोमेटिकली गरीब होगा। अगर हम किसी की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अमीर होगा कि गरीब होगा। तो ये तो हमारे यहाँ के लीडर्स की लीडरशिप है, जिनमें दूरगामी सोच का घोर अभाव है, जिन लीडर में दूरगामी सोच का घोर अभाव है। इसलिए आज इस राज्य को एक नौजवान विधायक बन के झारखंड की विधानसभा में है, बाकी लोगों की हालत खराब रहती है। ये नया नया तरीके से बात को रखता है, ये नए नए तरीके की बात करता है, ये नए नए आइडियाज की बात करता है, इससे सबको खतरा है। इसीलिए कभी हमारे बारे में ये कहानी सुनाएंगे, हमारे बारे में ये कहानी सुनाएंगे। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक नया लड़का कैसे इतनी जल्दी राजनीति में आया। 20 साल चप्पल घिसता है तब कोई राजनीति में आता है। और ये हमको भी लगता है एक चमत्कार हुआ है कि महज 2 सालों में हम सिंगल अपने दम पर और जनता के विश्वास से झारखंड की राजनीति में आए हैं। अब बंगाल की बारी है। इसलिए युवाओं को इसलिए राजनीति में आना होगा। आप राजनीति से भाग नहीं सकते हैं। आप जितना राजनीति से भागोगे ये व्यवस्था उतनी हमसे दूर भागेगी। तो সেই জন্য আজকে যতজন এখানে আপনি আসেছে আপনার কাছে আমি অনুরোধ করতে যাই কি এবার নতুন পলিটিক্সের দরকার আছে, এবার পলিটিক্যাল চেঞ্জ করবার দরকার আছে, এবার এক নতুন মাইন্ডসেটের দরকার আছে। আপনি রেডি আছেন সবাই? আপনি এই যে যতজন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসেছে সবাই রেডি আছে? আমি এইটা আশা এইটা অনুরোধ নিয়ে এইখানে আমরা সবাই আসেছে और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार पूरा बंगाल का तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन जंगल महल की बातों से जरूर बदलाव आएगा, ये हम लोग खुद ना सकते। और साथ ही साथ चूंकि हम जब भी बात करते हैं तो उसमें हमारा जो पुराना इतिहास रहा है, जो हमारे प्राचीन हिस्ट्री, हमारे जो संघर्ष, हमारे जो पूर्वज ছিল, আমাদের যে সংঘর্ষ ছিল, ওই সংঘর্ষ যে মতন আমি ঝাড়খণ্ডে আমাদের মানুষ নারা দেয় জল জঙ্গল জমিন, জল জঙ্গল জমিন, এইটা আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্লোগান। আপনার এখানে কি স্লোগান? মায় মাটি মানুষ, এটা আপনার স্লোগান। তো এই আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্লোগান আর আপনার বঙ্গালের স্লোগানে এই সমান কি আছে? আমাদের স্লোগানে কি আছে? জল জমিন জঙ্গল। আপনার স্লোগানে আছে মায় মাটি মানুষ। তো সমান কি আছে? মাটি জল জমিন। আমাদের স্লোগান আছে জমিন, জমিন মানে মাটি। আপনারও স্লোগান আছে মায় মাটি মানুষ, মাটি মানে জমিন। এর একটা সিমিলার জিনিস আছে এই আপনার স্লোগানে আর আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্লোগানে। আপনার কি আপনার তো ঝাড়খণ্ড মানে আজকেই বঙ্গাল। তো এই আপনার স্লোগানের আমাদের স্লোগানে একটা সিমিলার জিনিস আছে। এই সিমিলার জিনিসের নাম কি? মাটি। সিমিলার জিনিস মানে মাটি। तो आज इस मंच के माध्यम से पुरुलिया के हृदय स्थल टैक्सी स्टैंड के माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से बंगाल की सरकार को कहेंगे कि जिस प्रकार छोटा नागपुर के पठार में, जिस प्रकार झारखंड के इलाकों में सीएनटी कानून संचालित है, सीएनटी कानून का अनुपालन है, उसी तर्ज पर जंगल महल में सीएनटी कानून को संचालित किया जाए। आप सभी जानते हैं जमीन और मिट्टी है तो सब एक है। नौकरी सब नहीं करेंगे, व्यवसाय भी सब लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग व्यवसाय करना भी बहुत कठिन काम है,
बहुत बड़ा धीरज और संयम आपको रखना पड़ता है। खेती बाड़ी लेकिन सब कर सकते। जमीन अगर आपका रहेगा, आप अगर नहीं कुछ हुआ तो कम से कम हम ये बात कहते हैं कि हमारे बापेर बाड़ी आछे, बापेर चास आछे। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। नहीं कर पाए, हम तैयारी करने कलकत्ता गए, हम तैयारी करने दिल्ली गए, हम तैयारी करने पटना गए, हम तैयारी करने रांची धनबाद गए, लेकिन चूंकि कंपटीशन का जमाना है और सच्चाई भी है कि जितने भाई जितने बहन तैयारी करने के लिए घर से निकले हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करने निकले हैं, उसमें अगर 1000 सीट के तो लाख अभ्यर्थी होते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब वो घर वापस आते हैं, जब वो नाउमीद होकर घर आते हैं, तो उनकी माँ या पिता बोलते हैं कि कोई बात नहीं, भावना खोड़िए ना, किले भावना करे रे, कोशिश करल है, कोई भालो कोशिश करल है, आपन दिए ले कोनो कमी नहीं रखल है, कोनो बात नहीं है। चाष्टा है, खेतता है, एक भैया खेत है, एक चासे 6 महीना भूसी के खाते, देखो तसल्ली मिलता है, देखो तसल्ली मिलता है। अपनी एटी के की बोले भैया खेत के बहाल बोले ना, अब एक भैया कनारी के की बोले कनारी बोले ना, और बाइक के बादे बोले, और हीर के हीरे बोले ना, गुड्डू बोले ना। तो अंतिम समय हम ये उनको तसल्ली जरूर देते हैं कि आपने मेहनत किया, बहुत अच्छा मेहनत किया, ठीक है नहीं हो पाया, जीवन यापन जीविका उपार्जन ये जो हमारी जमीन का टुकड़ा है इससे हो जाए। तो इसीलिए जमीन का बचना और जमीन को बचाना ये बहुत जरूरी है। इसलिए सेफ्टी कानून जंगल महल के क्षेत्र में दीदी आपको संदेश स्पष्ट देंगे, क्योंकि हमें सूचना मिली है, गोपनीय सूचना मिली है कि जो फॉरेस्ट मैदान में मेरा कार्यक्रम था, किसी पुलिस पदाधिकारी के मोबाइल में और लाइव देखी है, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। तो यदि आज भी मेरी बात को आप सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके बंगाल का ये नारा है माय माटी मानुष। जी हमें याद आता है कि टाटा नैनो से बड़ी तलवार लड़ी थी माटी को बचाने के लिए। आज बंगाल में, विशेषकर पुरुलिया में, अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े उद्यमी नजर गड़ाने लगे हैं। अयोध्या के पहाड़ में अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपनी नजर गड़ा कर बैठे हैं। जरा सा मौका मिलेगा वो पुरुलिया के साथ साथ अयोध्या पहाड़ को भी चट कर जाएंगे। इसलिए माय माटी मानुष जो माटी आपका स्लोगन है, उसे बचाने के लिए जो पूर्व में जब झारखंड बंगाल का हिस्सा था, जब बिहार बंगाल का हिस्सा था, और उस समय जो व्यवस्थाएं थी, जो परंपराएं थी, और फिलहाल जो झारखंड में व्यवस्था और परंपरा है सीएमटी कानून, वो आपके इस पठारी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार से जो सटा हुआ इलाका है, जिसे हम जंगल महल का प्रांत कहते हैं, वहां उसे इम्प्लीमेंट और उसे सुचारू रूप से संचालन करने की आवश्यकता है, यह आपको कहना चाहिए। आज जिस उम्मीद के साथ यहाँ के लोगों ने बारी बारी से दिल्ली में कभी कमल फूल तो कलकत्ता में कभी जोड़ा फूल को चुनने का काम किया है, आज उन फूल वालों की जवाबदेही बनती है कि यहाँ के लोगों के आंखों में धूल ना झोंके। उन फूल वालों की जवाबदेही बनती है, दिल्ली में खिलने वाला कमल फूल, कलकत्ता में खिलने वाला जोड़ा पत्ता फूल, यहाँ के लोगों के जीवन में किसी प्रकार का धूल नहीं झोंका जाए। नहीं तो याद रखिएगा, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, ये फसल काटना जानते हैं,
और फूल भी कि फूल फल सब इनको फसल ही लगता है, ये अलग नहीं है। फूल फल धान सब फसल लिए, इनके लिए फसल लिए, इस बात को याद रखिएगा। और दीदी आप तो बढ़िया जानती हैं, आपसे बढ़िया कौन जानेगा वो कॉमरेडों की सरकार, वो लाल झंडे की सरकार। अरे आपसे बेहतर कौन जानेगा? यदि कोई अजनबी आदमी बंगाल की धरती में आता था तो सोचने से पहले 7 बार घबराता था कि क्या कभी लाल झंडा यहां से उतरेगा, क्या कभी कॉमरेडों की सरकार यहां से हट पाएगी। लोग 7 बार सपने में भी सोचते थे अगर कोई बिहार का, छत्तीसगढ़, गुजरात का या भारत के किसी हिस्से का आदमी अगर बंगाल आता था दीदी आपसे पहले, तो सोच के भी डरता था क्या लाल झंडा कैसे उभरेगा। तो यदि लाल झंडा उभर सकता है तो 2 फूल भी उभर सकता है। बस ये बंगाल के लोगों की चेतना का विषय है, ये उनकी जागृति का विषय है। इसलिए आपने तो बढ़िया एक इतिहास की आप साक्षी हैं, आपने को जाने भालो खूब भालो अपनी जाने कि रेड रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, रेड फ्लैग गवर्नमेंट की अपनी केमन छुट्टी दिए दिया लो, तो আপনি তো খুব ভালো করে জানেন ভাই কি এই বঙ্গালের মনে ছিল রেড গভর্নমেন্ট ছিল কি না? কত বছর রাজ ছিল মানে কন্টিনিউ 34 सालों का शासन, 30 বছরের উপর, 30 বছরের উপর। हाँ तो बेटा 30 बोली ना अपनी, हाँ तो 30 अच्छा 34 34 এখন কি হচ্ছে बताइए, यही है राजनीति की खूबसूरती। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स। यही तो खूबसूरती कि जो लोग 24 साल से सत्ता में थे, डर लगता था, सपने में भी सोचते हैं क्या ये लोग सत्ता से जाएंगे, आज वो जीरो में है, लड्डू में है। यही तो राजनीति की खूबसूरती है। तो है दीदी, और वैसे भी आपका जो प्रिय खेल है वो फुटबॉल है, वो गोल नहीं होता है। ऑनरेबल दीदी, आपने जो प्रिय खेल को आपको क्या बोलते हैं बांग्ला में? खेला। ওইটা ওই ফুটবল বটে, আর ফুটবল গোল থাকে, আর গোল মানে জিরো। वकील बाबू जोहार, नमस्कार। फुटबॉल माने गोल और गोल माने जीरो, इसलिए इसको ले लिया। यदि यहाँ के लोग आपको मौका दे सकते हैं तो उस गद्दी से उतार भी सकते हैं, इस बात को याद रखिए। और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे कहूंगा कि विधि व्यवस्था को दुरुस्त करिए। अभी हमें सूचना मिली, कई ऐसे भाई हैं, एक भाई को सीआरपीएफ में डाल के उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए विधि व्यवस्था को भी दुरुस्त करिए, और नहीं तो ये जो लोग वोट करते हैं वो सोचेंगे इस बार अमित शाह ही बंगाल में बदलाव करेंगे। और मुझे लगता है आप बंगाल के लोग भी फूल वालों से नाता तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फूल बंगाल में धूल बनकर उड़ के रह गया है। और आज के समाज के माध्यम से न केवल कलकत्ता में बैठे हुक्मरान, बल्कि दिल्ली में जो 17 सपोर्ट लेकर गए हैं उनको भी स्पष्ट कहेंगे कि आपको 17 सपोर्ट का माने 17 सीटों से है लोकसभा की। वो जो सपोर्ट आपको यहां से मिला है, वो जो सीटें आपको यहां से मिली हैं, तो वहां पुरुलिया का भावड़ा वाला बेचने के लिए नहीं मिला। एक गान ছিল না, আমি পুরুলিয়ার ভাবরা রাজা, খুব মিষ্টি আপনাদের গান, খুব মিষ্টি গান, কবিতা কি বলে, খুব ভালো গান। तो प्यारे सांसदों, इस बात को याद रखिएगा, आप
आपको यहाँ की जनता ने अपने दुखों का, अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए भेजा। इसलिए आप पश्चिम बंगाल की पावन धरती से, शहर के बीचों बीच इस चौराहे से राज्य और देश में जो लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, इस बार बंगाल की धरती में एक नया कारवा, एक नया तूफान, एक नया उलगुलान का आगाज होगा। और ये उफान, ये उलगुलान एक नया अध्याय लिखेगा। इस बात को भी आप ध्यान में अपने जहन में रखने का काम करेंगे। और बिल्कुल अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था और उसकी शिकायतें बार बार यहाँ के नौजवान करते आ रहे हैं कि आसपास के क्षेत्रों में जितने भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि हैं, उनमें यहाँ के स्थानीय युवाओं की भागीदारी लगातार घट रही है। तो आपको याद होगा, पूर्वोत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं, वो भी अपने राज्य के विभिन्न जिलों का सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक सर्वे करने के बाद उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। जैसे आप पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जाइएगा तो वहां एक हिल एरिया मिलेगा, एक प्लेन एरिया मिलेगा। प्लेन एरिया के लिए अलग व्यवस्था करते हैं, हिल एरिया के लिए अलग व्यवस्था करते हैं। तो इस यहाँ की सरकार को भी ये सोचना होगा, यदि जंगल महल में विकास से विपरीत अगर जंगल महल के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियां हैं, तो जंगल महल को एक विशेष ढांचे में लाकर, विशेष सांचे में रखकर डेवलपमेंट करने की दरकार है। और नहीं तो याद रखिएगा, जंगल महल जो हमेशा इतिहास रहा है, जंगल महल का एक क्रांति का, जंगल महल का इतिहास रहा है गुलगुलान का, जंगल महल का इतिहास रहा है नए जागृति का, नई सोच का। इस बार जंगल महल फिर से नई जागृति, नई चेतना के साथ आकार लेगा और यह आकार एक नया सरकार को बनाने का भी काम कर सकता है। इसलिए यह स्पष्ट एक तरह से कह सकते हैं, साफ साफ और एक तरह से कह सकते हैं, एक चैलेंजिंग शब्दों के साथ इस चुनौती को स्वीकार करिए। क्योंकि अब यहाँ के नौजवान, यहाँ की नौजुवतियां, यहाँ के किसान, यहाँ के कामगार, आपको जो समय दिया है, उन समयों का, आपको जो प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, उस अवसर का इस बार वो हिसाब मांगने जा रहे हैं। आप बड़ी खाता लेकर तैयार रहिएगा। আমরা সবাই আমাদের মানুষ এরা সবাই রেডি আছে ভাইয়া, আপনার বই খাতা নিয়ে বসবি, আপনার কাছে কি হিসাব আছে এইটা এখানে যতজন আছে সবাই দেখতে যায় कि আপনার কাছে হিসাব কি আছে। हिसाब के लिए तैयार हैं? घंटा हो लग आपकी सवाई रेडी है? और एक बात कहेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं पहले भी कह रहा था, बृहद झारखंड का हिस्सा ना बन पाने का वो मलाल, क्या 25 सालों के बाद भी यहाँ के जो भी भाई बंधु हैं, सभी वर्ग, सभी लोग, क्या उनके अंदर बृहद झारखंड को लेकर क्या विचार बदल रहे हैं, क्या विचार बनाते हैं? क्या आपकी 25 सालों के बाद भी वो विचार आपके अंदर विद्यमान है, जिन विचारों के साथ आपके पूर्वजों ने, इस मिट्टी के लोगों ने भी बृहद झारखंड का सपना देखा। हमें लगता है इन 25 सालों में वो लालसा, वो उम्मीद कहीं शिथिल पड़ा है तो कहीं आकार ले रहा है।